इजराइल ने हमास को बड़ा झटका दिया और महज 11 दिन के अंदर ही हमास के नए कमांडर मोहम्मद ओदेह पर हमला कर दिया। अब आपको बताती हूँ कि मोहम्मद ओदेह आखिरकार कौन थे। मई 2026 में हमास की सैन्य शाखा अल कस्साम ब्रिगेड के कमांडर वो बनाए गए थे और उसके बाद मई 2026 में इज़ अल दीन अल अहदा की मौत के बाद हमास प्रमुख के तौर पर वो नियुक्त किए गए थे। अब ये 11 दिन का इस कार्यकाल था। पद संभालने के लिए 11 दिन में ही इजराइल ने भीषण हमला कर दिया। उनके प्रमुख बनते ही इजरायली मीडिया ने बताया कि मोहम्मद ओदेह की मौत हो गई है। ये उनकी तरफ से दावा किया गया। 11 दिन के कमांडर साल 1974 में उत्तरी गाजा के जवालिया शरणार्थी शिविर में इनका जन्म हुआ था, जिन्हें ये बड़ा काम सौंपा गया। अल कस्साम ब्रिगेड की खुफिया विंग के ये प्रमुख भी पहले रह चुके हैं। इसके अलावा 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए हमले का मुख्य रणनीतिकार भी इन्हें माना जाता है। लेकिन इजरायली डिफेंस फोर्स ने वही हाल किया जो अभी तक हर उस व्यक्ति का किया जिसने अहम भूमिका 7 अक्टूबर 2023 में निभाई थी। दिसंबर 2025 में ऑपरेशंस और हथियार निर्माण की कमान संभाली ये मोहम्मद ओदेह ने। इजरायली खुफिया एजेंसियों को कई साल से ओदेह की तलाश थी और जैसे ही इस बात की भनक लगी कि हमास का चीफ नियुक्त कर दिया गया है, उसी के तहत कार्रवाई कर दी गई। साल 2025 में गाजा में हुए हमले में ओदेह का बड़ा बेटा मारा गया था और अब मोहम्मद ओदेह को लेकर के ये दावा किया गया इजराइल की तरफ से कि वो नहीं रहे। हालांकि इजराइल और हमास की अदावत बहुत पुरानी है, लेकिन इस दुश्मनी का एक अहम मोड़ साबित हुआ हमास का हमला। अब आपको 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर किए गए हमले के बारे में एक बार फिर से याद दिला देती हूँ, क्योंकि वो वक्त ना इजराइल भूला ना पूरी दुनिया बोली जिस तरीके से वहां पर घुसपैठ करके हमला किया गया। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर सबसे बड़ा अटैक किया था और ये हर जगह से अटैक किया गया, जमीन से, आसमान से और पानी के रास्ते से। जमीन, समंदर, आसमान से आतंकियों ने हमला कर दिया था। घुसपैठ करके पैराग्लाइडर्स के माध्यम से इजराइल पहुंच गए थे हमास के आतंकी। हमास आतंकियों ने इजराइल में कत्लेआम मचा दिया। अब इसके वजह से ही आज तक ये हमले चल रहे हैं हमास के ऊपर। आतंकियों ने म्यूजिक फेस्टिवल पर भी अटैक किया और यहां से लोगों को अपने साथ बंधक बनाकर खेले गए। 1200 लोगों की इस दौरान जान चली गई थी इजराइल में। ये सरकारी आंकड़े हैं। आतंकियों ने करीब 250 लोगों को बंधक बना लिया था, अपने साथ गाजा पट्टी लेकर के चले गए थे। आईडीएफ ने हमास के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया, वहां से बंधकों को छुड़ाने की प्रक्रिया शुरू की और बहुत मान मनव्वल के बाद, अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद कुछ लोगों को छोड़ा भी गया था। मैं एक और खबर आपको बताती हूँ जो कि चीन और जापान की अदावत से जुड़ी हुई है। चीन की जापान के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिली है। चीन के कोस्ट गार्ड के 2 जहाजों की कार्रवाई देखने को मिली है। चीन ने जापान के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की है। कोस्ट गार्ड के 2 जहाजों पर कार्रवाई की गई और ये कार्रवाई सेनकाकू द्वीप के करीब घुसपैठ की खबर के साथ आई है। जापानी मछुआरों को इलाका छोड़ने पर मजबूर करने का दावा किया गया और यही जापान बार बार कह रहा था कि चीन हमारे सेनकाकू द्वीप पर कभी भी हमला कर सकता है और वहां पर कभी भी अपना दावा कर सकता है। अब यही बताया जा रहा है कि जापानी मछुआरों को इलाका छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। चीन के कोस्ट गार्ड के 2 जहाजों पर कार्रवाई कर दी गई है। सेनकाकू द्वीप के करीब घुसपैठ की खबरें आई हैं। तो ये सिर्फ शुरुआत है। जापान ने जिस तरीके से ताइवान के लिए अपना सपोर्ट दिखाया, उसी के साथ साथ चीन ने जापान की मुश्किलों को बढ़ाना शुरू कर दिया। चीन को इस बात से भी दिक्कत है कि जापान की तरफ से आखिरकार क्यों इतने बड़े स्तर पर हथियारों को इकट्ठा किया जा रहा है। मैं एक और खबर आपको बताती हूँ। चीन की एआई इंडस्ट्री से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। एआई एक्सपर्ट्स की विदेश यात्रा पर सख्ती की खबरें आ रही है। यात्रा से पहले सरकार की मंजूरी लेनी जरूरी होगी। संवेदनशील तकनीक के देश से बाहर जाने की आशंका है और साथ ही वैज्ञानिक भी बाहर चले जाएंगे, इस बात की आशंका को देखते हुए एआई एक्सपर्ट्स की विदेश यात्रा पर सख्ती रखी जा रही है। चीन जापान को एक तरफ घेरने की तैयारी कर रहा है तो दूसरी तरफ अपने ही वैज्ञानिकों को उसने घर में कैद कर लिया है। वो नहीं चाहता है कि कोई भी वैज्ञानिक किसी और देश की यात्रा पर जाए, क्योंकि चीन को इस बात का डर सता रहा है कि उनकी जो जरूरी इंफॉर्मेशन है वो बाहर जा सकती है और जो जरूरी टैलेंट है वो भी बाहर जा सकता है। इस वजह से उसने लोगों को घरों में कैद करना शुरू कर दिया है। सरकार से विदेश यात्रा के बारे में जानकारी साझा करनी होगी और परमिशन भी लेनी होगी। सरकार चाहेगी तो जाएंगे, नहीं चाहेगी तो नहीं जाएंगे। यानी सिर्फ और सिर्फ चीन के लिए दिन रात काम करना होगा और ये तानाशाही है जो कि चीन
कर रहा है अपने ही लोगों पर। जापान के साथ तो वो उलझा हुआ नजर आ ही रहा है। चीन को चाहिए कि दक्षिण एशिया में सिर्फ वही एक सुपर पावर बने, बाकी जापान से लेकर के तमाम देश दरकिनार कर दिए जाए। उसे इस बात से दिक्कत है कि जापान अपने यहाँ पर हथियारों को इतनी ज्यादा तरजीह क्यों दे रहा है, वो आगे क्यों बढ़ रहा है, अपना रक्षा बजट क्यों बढ़ा रहा है। दूसरी तरफ उसे इस बात से भी तकलीफ है कि एआई से जुड़ा हुआ जो भी इंफॉर्मेशन है वो कहीं बाहर ना चला जाए। उसका जो टैलेंट है वैज्ञानिकों का, वो वैज्ञानिक कहीं देश छोड़ करके बाहर ना चले जाए, यानी उन्हें सिर्फ और सिर्फ चीन के लिए काम करना होगा। चीन लगातार सुपर पावर बनने की ओर बढ़ रहा है। वो सैन्य ताकत के लिए अपने आप को मजबूत बना रहा है। उसकी सियासी पकड़ भी अच्छी है। वो ये भी जानता है कि आने वाला समय एआई का है, यानी एआई पावर जितनी मजबूत होगी देश उतना ही मजबूत होगा। माना यह जा रहा है कि इसी मंशा के चलते चीन ने अपने एक्सपर्ट्स पर यह बड़ा पहरा बैठा दिया है। इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपको दिखाऊं। चीन लगातार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को बढ़ावा दे रहा है। नई नई तकनीक विकसित की जा रही है, नए हथियारों पर रिसर्च की जा रही है और अब एक कदम और आगे बढ़ाते हुए चीन की सरकार ने एआई एक्सपर्ट्स को एक तरह से नजरबंद कर लिया है। चीन ने एआई सेक्टर में काम करने वाले बड़े एक्सपर्ट्स और अधिकारियों की विदेश यात्राओं पर सख्ती बढ़ा दी है। अलीबाबा और डीप सीक जैसी निजी कंपनियों के एआई एक्सपर्ट्स को भी अब विदेश जाने से पहले सरकारी मंजूरी लेनी पड़ सकती है। जिनपिंग सरकार को डर है कि संवेदनशील तकनीक और प्रतिभा विदेश जा सकती है। पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चीन सरकार ने प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले कई एआई एक्सपर्ट्स के विदेश जाने को लेकर के नए नियम लागू कर दिए हैं। इनमें अलीबाबा और डीप सीक जैसी बड़ी कंपनियों से जुड़े लोग भी शामिल हैं। जानकारी के अनुसार चीन की सरकारी एजेंसियां उन लोगों पर खास नजर रख रही हैं जो एडवांस एआई तकनीक पर काम कर रही हैं। ऐसे लोगों को अब विदेश यात्रा करने से पहले सरकार से मंजूरी लेनी पड़ सकती है। इन नियमों के दायरे में स्टार्टअप फाउंडर, रिसर्चर और बड़ी कंपनियों के अधिकारी शामिल हैं। चीन पहले भी कई अहम क्षेत्रों से जुड़े लोगों पर ट्रैवल से जुड़ी पाबंदियां लगाता रहा है। बड़ी यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स, परमाणु वैज्ञानिकों, सरकारी कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी पहले से ही ऐसे नियमों के तहत आते हैं, लेकिन पहली बार निजी एआई कंपनियों में काम करने वाले लोगों पर भी ऐसी सख्ती हो रही है। रिपोर्ट्स में कहा गया कि चीन में सरकारी कंपनियों के बड़े अधिकारियों और कम्युनिस्ट पार्टी नेताओं के पासपोर्ट अक्सर सरकार के पास रखे जाते हैं, लेकिन निजी कंपनियों के कर्मचारियों तक इस नियम को बढ़ाना अलग है और बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार अब सिर्फ किसी व्यक्ति के पद या कंपनी को नहीं देख रही, बल्कि ये भी देख रही है कि देश के लिए तकनीकी रूप से कितना अहम है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन अब एआई इंजीनियर्स और रिसर्चर्स को रणनीतिक संपत्ति की तरह देख रहा है। चीन में एआई सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है और कई बड़े टेक एक्सपर्ट्स सामने आए हैं। हालांकि इन सख्त नियमों का असर चीन की एआई इंडस्ट्री पर भी पड़ सकता है। इससे कंपनियों के लिए अच्छे टैलेंट को भर्ती करना और उन्हें लंबे समय तक अपने साथ रखना मुश्किल हो सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि सरकार एआई इंडस्ट्री में जरूरत से ज्यादा दखल दे रही है। कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि चीन के अहम प्रोग्राम से जुड़े कई वैज्ञानिकों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। ये वैज्ञानिक स्पेस प्रोग्राम, ड्रोन टेक्नोलॉजी से जुड़े बताए गए। ऐसे में सरकार के इस कदम की मंशा चीन के टैलेंट को सुरक्षित रखने की भी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। वहीं किम जोंग उन की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। नॉर्थ कोरिया ने नया सुपर हथियार बना लिया है, ये उनकी तरफ से दावा किया गया है। न्यूक्लियर क्षमता वाले एआई क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया गया। बैलिस्टिक मिसाइलों का भी परीक्षण किया जा रहा है। एक के बाद एक मिसाइलों का परीक्षण किया जा रहा है और खुद जाते हैं वहां के तानाशाह किम जोंग उन, जो ये कह रहे हैं कि अब हमारे पास नया सुपर हथियार है। न्यूक्लियर क्षमता वाले एआई क्रूज मिसाइल हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण हमने किया है और साउथ कोरिया की सीमा के पास हमने उसे तैनाती करने का फैसला भी कर लिया है। अब कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूँ। किम जोंग उन हर परीक्षण में वहां पर जाते हैं, हर परीक्षण में वहां पर खड़े रहते हैं। कोई मिसाइल का परीक्षण हो या फिर किसी तरीके का अन्य कोई प्रशिक्षण हो, परीक्षण हो, हर बार उन्हें वहां पर रहना ही रहना है। अब जो उनकी तरफ से
AI लेस हथियार बनाए गए हैं, उसका परीक्षण जब हुआ तब भी वो वहां पर मौजूद रहे, क्रूज मिसाइल से लेकर के बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण तक। और अब वो कह रहे हैं कि इसे साउथ कोरिया की सीमा के करीब हम तैनात करेंगे। अब साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का विवाद एक लंबे वक्त से है। ऐसे में साउथ कोरिया लगातार ये आरोप लगाता है नॉर्थ कोरिया पर कि साउथ कोरिया की शांति नॉर्थ कोरिया की तरफ से भंग की जाती है, इसीलिए ये तैनाती साउथ कोरिया की तरफ वो करना चाहते हैं। अब एक और खबर आपको बता देती हूं। खबर ये कि पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका का एक और बड़ा अटैक देखने को मिला है। बार बार ये अटैक कर रहे हैं जब लगातार वहां पर शांति बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आतंकी संगठन के एक जहाज पर यह अटैक है। उनका कहना है कि कार्रवाई के दौरान एक आतंकी को हमने मार गिराया है, ये दावा वो कर रहे हैं। नशीले पदार्थों की तस्करी मामले में यूएस का ये एक्शन देखने को मिला है। यूएस की तरफ से ये दलील दी गई है कि नशीले पदार्थों की तस्करी की जा रही थी, इसलिए हमने ये बड़ा कदम उठाया और पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में बड़ा अटैक करके आतंकी संगठन के एक जहाज पर हमला किया और इस दौरान एक आतंकी को मार गिराया है। और ये आरोप लगे हैं जिस व्यक्ति को मारा गया है कि वो नशीले पदार्थों की तस्करी कर रहा था, इसलिए ये बड़ी कार्रवाई अमेरिका की तरफ से की गई है। हालांकि अमेरिका की तरफ से ये कार्रवाइयां लगातार हो रही हैं। उनका कहना है कि ड्रग्स अगर कोई भी उनके देश में भेजने की कोशिश करेगा तो वो इसी तरीके से हमले उस पर करते रहेंगे। दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया में हलचल लगातार देखने को मिल रही है। नया हथियार विकसित किया गया। किम जोंग उन ने न्यूक्लियर क्षमता वाले AI क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया। साउथ कोरिया की सीमा के पास तैनाती का फैसला ले लिया गया है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।